एंड अभी स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एंड वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो टुडेज टॉपिक इज अबाउट प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। हमने कल के सेशन में स्टार्ट किया था, वैसे ये जो टॉपिक है जितना हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी उसको करते हैं एक बार के लिए रिकॉल एंड फिर कंटिन्यू करेंगे फर्दर, ठीक है। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में मैंने आपको कल स्टार्ट करवाया था विद द बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ प्रोडक्ट, दैट इज एंड इंटेंजिबल्स बाय कस्टमर अटैच वैल्यू टू अ प्रोडक्ट, ठीक है। तो बेसिकली ये हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी इन रिलेशन टू प्रोडक्ट। बैंक की अब प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं जो कस्टमर को सेटिस्फाई करे, एनीथिंग दैट हैज द कैपेसिटी टू प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन, यूज एंड रिटर्न डिजायर्ड बाय द कस्टमर, दैट इज बेसिकली नोन एज बैंक प्रोडक्ट। फिर हमने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल डिस्कस किया था कि 4 स्टेजेस रहती हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज एंड डिक्लाइन स्टेज। हर एक स्टेज के ऊपर आपको कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेस, बेनिफिट, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो हमने डिटेल में डिस्कस किए थे ये चारों की 4 स्टेज। फिर कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जाने इन रिलेशन टू प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। देन हमने डिफरेंस देखा था कि कोर प्रोडक्ट कौन से रहते हैं एंड ऑगमेंटेड प्रोडक्ट्स कौन से रहते हैं। कोर प्रोडक्ट मतलब जो नेसेसरी प्रोडक्ट्स हैं, मेन बिजनेस एक्टिविटीज मतलब जो रहती है ना जिनके पीछे कि हाँ ये प्रोडक्ट तो प्रोवाइड करने ही करने हैं, दे आर बेसिकली नोन एज कोर प्रोडक्ट। एंड जब कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्रोडक्ट आपको देखने को मिले या एक प्रोडक्ट में आपको एड ऑन फीचर्स, एड ऑन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, बेसिकली दे आर नोन एज ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमने देखा था एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, चेकबुक वगैरह की जो फैसिलिटी है दे आर बेसिकली ऑगमेंटेड प्रोडक्ट्स। देन उसके बाद प्रोडक्ट लाइन ऑफ बैंकर कंसीडर किया था कि ब्रांडिंग की जाती है सो दैट दे विल बी एबल टू डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ द अदर बैंक, ठीक है। देन उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे, आई गेस यहीं पे वाइंड अप किया था मैंने सेशन जहां तक मुझे ध्यान में है, कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आर मार्केटेड बाय बैंक, जिनको आप डिवाइड कर सकते हो डिपॉजिट प्रोडक्ट या लाइबिलिटी प्रोडक्ट में, एसेट प्रोडक्ट या रिटेल क्रेडिट प्रोडक्ट या अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो द प्रोडक्ट्स दैट आर ऑफर्ड बाय बैंक। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं डिपॉजिट प्रोडक्ट। यहीं पे थे ना, हाँ यहीं से कंटिन्यू करना है जहां तक मुझे ध्यान में है। तो डिपॉजिट प्रोडक्ट, लोग क्या है अपना जो पैसा है डिपॉजिट करवाते हैं ना बैंक के पास, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, कॉम्बिनेशन ऑफ डिपॉजिट्स, आपको इस बारे में पता है, ठीक है। सो इन डिपॉजिट प्रोडक्ट कैटेगरी the deposit product can be classified into saving, current, term deposit and combination deposit। अभी ये है क्या, थोड़ा देख लेते हैं सबके बारे में। I know you are familiar with the terms, ठीक है, लेकिन अगर कवर कर रहे हैं तो डेफिनेटली इनको डिस्कस करना बनता है। तो सेविंग डिपॉजिट आर ऑफर्ड मेनली एज अ सिंपल प्रोडक्ट फॉर इनकलकेटिंग द हैबिट ऑफ सेविंग, कि आपने ऐसा नहीं कि जितना अर्न किया सारा के सारा ही आप क्या कर दो यहाँ पे एक्सपेंसेस कर दो अपने, कुछ आपने सेविंग वाली जो हैबिट है उनको इनकलकेट करने के लिए सेविंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवाएंगे, जहाँ पे उनको कुछ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, कुछ बेनिफिट मिलेगा फॉर पार्किंग देयर एक्स्ट्रा फंड्स, ठीक है, एंड रूटिंग द सर्विस ट्रांजेक्शन सेविंग ट्रांजेक्शन इन दैट अकाउंट। इट्स फीचर इंक्लूड फ्री डिपॉजिट, विड्रॉल ऑफ मनी, ठीक है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता। इट गिव एब्सोल्यूट फ्लेक्सिबिलिटी टू फॉर द कस्टमर टू ऑपरेट हिज अकाउंट एंड प्राइस इज कैप्ड एट low level. In addition, augmented the product and as a value addition to the customer. Some bank are offering group life cover or group health cover at a very attractive price as compared to standalone cover. तो ये सारे कुछ benefits रहते हैं आपके सेविंग डिपॉजिट के। करंट डिपॉजिट आपको पता है कि स्पेसिफिकली फॉर बिजनेसमैन पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बिजनेसमैन ने डेली बेसिस के ऊपर पता ही नहीं कितनी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन करनी होती हैं विड्रॉल डिपॉजिट्स के रिलेशन में, तो उनके लिए करंट डिपॉजिट जो है वो या करंट अकाउंट जो है वो ओपन किए जाते हैं। दे आर ऑफर्ड मेनली फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एंड ट्रेड ट्रांजेक्शन। देयर इज एब्सोल्यूट फ्रीडम फॉर विड्रॉल एंड डिपॉजिट, अदरवाइज रिस्ट्रिक्शन रहती है ना, दैट में वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक, की वीकली बेसिस के ऊपर आप इतना ही विड्रॉ कर सकते हो, मैक्सिमम अमाउंट ये लिमिट्स, दैट में वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक। करंट अकाउंट के केस में ये चीज़ नहीं होती, ठीक है। नो इंटरेस्ट विल बी पेड फॉर द डिपॉजिट अमाउंट, लेकिन आपको पता है सेविंग पे मिलता है। There is no cost deposit for bank. Some bank are offering a tag life cover or health cover or both. The core nature of the product has undergone change right now. Take into consideration the requirement of the customer. Then next is the term deposit. और a specific term आपने पैसा रखा है, ठीक है, that is basically known as a term deposit.
are offered to the customer as high interest yielding product for the deposit held with the bank for a definite period of time and interest depending upon period of deposit, कि जितने पीरियड के लिए भी आपने रखा है depending upon that आपका जो revenue source रहेगा in relation to interest वो decide होएगा. There are different type of term deposit offered by bank with the facility for getting monthly, quarterly interest as well as deposit with the cumulative interest at the end of deposit period. Second option benefit the customer because the quarterly interest accrue on deposit is reinvested again to earn a higher yield for the डिपॉजिट. मतलब क्या क्या चीजें आप कर सकते हो, क्योंकि डेफिनेटली लॉन्गर पीरियड के लिए यहाँ पे आपने क्या है पार्क किए हैं अपने फंड्स. ठीक है. Another type of term deposit is a recurring deposit. एक फिक्स अमाउंट फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम विद फिक्स फ्रीक्वेंसी आप यहाँ क्या हो डिपॉजिट करवाते हो बैंक के पास, दैट इज नोन एज recurring deposit. Where the depositor is required to deposit fixed sum of money every month for a specific period. At the end of the period, the principal along with accrued interest are paid to the depositor. The advantage of recurring deposit is a term deposit interest rate for the specified period are offered for this deposit also. It helps the monthly income segment to save regularly a fixed amount. की मंथली आपकी जो भी सैलरी है कि आपने भाई इतना सेव करना ही करना है हर बारी. ठीक है. ये इंश्योर करता है आपका रेकरिंग डिपॉजिट. एज एन एडिशनल प्रोडक्ट एक्सटेंशन ऑफ रेकरिंग डिपॉजिट some bank also offer more than one option regarding the quantum of monthly deposit, the flexibility of paying the installment in bunch and also combination of both. This will attract business from the segments which do not have a regular periodic cash inflow but want to save regularly and earn higher interest. The fourth important type of deposit is combination. तो हमने ऊपर 4 डिस्कस की थी ना, एक हमने डिस्कस किया था combination. So combination is basically the principal aim of the bank marketer is customer need, comfort maximization and bank innovate in product development and satisfy the customer by offering a combination of 2 type of deposit. कि मतलब ना तो जैसे मान लो कि अकेला आपका जो सेविंग के बेनिफिट होंगे ना अकेला टर्म के होंगे. Take into consideration the need and requirement, the satisfaction for the customer. आप यहाँ पे जो डिपॉजिट्स फैसिलिटी ऑफर कर रहे हो जहाँ पे 2 टाइप ऑफ डिपॉजिट्स का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा आपको. बेसिकली वो प्रोडक्ट आपके क्या कहलाएंगे, कॉम्बिनेशन डिपॉजिट्स. अगर मैं ये चीज को एक एग्जांपल के साथ क्लैरिफाई करूँ कि कॉम्बिनेशन डिपॉजिट प्रोडक्ट इज ऑफर्ड इन दिस टाइप इन विच कस्टमर विल हैव ऑप्शन ऑफ पुटिंग सेपरेट अमाउंट एट हिज विल एंड प्लेजर. A passbook will be issued for the same. Each of his remittance will be treated as a separate term deposit and interest will be given on a cumulative basis depending upon the period of deposit. Another product, the deposit will be kept in a multiple of 1000. In term deposit, when there is urgent need for some money, they can withdraw part of deposit in multiple of ₹1000. Normally क्या है टर्म डिपॉजिट के केस में आप नहीं ना निकलवा सकते. अगर निकलवाते हो पैसा टर्म से पहले तो डेफिनेटली कुछ लॉस आपको बेयर करना पड़ता है ना, कुछ लॉस आपको बेयर करना पड़ता है. लेकिन अगर कॉम्बिनेशन डिपॉजिट जो है यहाँ पे हैं तो इस तरीके का, जैसे एग्जांपल यहाँ पे बता रखी है कि है तो ये टर्म डिपॉजिट मल्टीपल ऑफ 1000 एंड अर्जेंट नीड में अगर आपने 1000 के मल्टीपल निकाल भी लिया, बाकी जो डिपॉजिट अमाउंट रहेगी दे विल बी कैरिंग सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है. तो ऐसी ऑप्शंस अगर अवेलेबल करवाई तो ये कॉम्बिनेशन डिपॉजिट का पार्ट रहेगा. द रिमेनिंग अमाउंट कंटिन्यू टू अर्न द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट. Different bank offer these product in different name like flexi deposit, multiple deposit account, इस तरीके से. ठीक है. The next is opening of deposit account and KYC norm. आपको पता है कि जो भी आपका मनी लॉन्ड्रिंग वाली एक्टिविटीज हैं इनको कर्व करने के लिए अभी क्या है KYC नॉर्म्स, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया, KYC नॉर्म्स के साथ कंप्लाई करना है, RBI ने बोला है. तो जब भी डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवाना है प्रॉपर KYC नॉर्म्स फॉलो किए जाएंगे. डिपॉजिट आर द कोर रिसोर्स ऑन विच एडिफाइस ऑफ रिटेल बैंकिंग इज बिल्ट. मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अज्यूम ग्रेट सिग्निफिकेंस. डेफिनेटली आपके पास अगर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आपने किस अकॉर्डिंग उनको यूज करना है सो दैट यू विल बी एबल टू अचीव अ मैक्सिमम रिजल्ट, ऑप्टिमम रिजल्ट अचीव कर पाओ. ये मेन की कंसर्न रहता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, बैंक का भी यही है. कासा, करंट एंड सेविंग. ठीक है. उसको एब्रीवेट किया गया कासा.
Current and saving resources help the bank to bring down the cost of resources and increase the customer base. Term deposit bring stability to the resource mobilization and help the bank to expand the retail asset base with a relevant pricing model. Retail asset base से मतलब कि जो इंडिविजुअल को आप यहाँ पे एडवांस प्रोवाइड कर रहे हो उनको based with relevant pricing model. In this context, bank go all out to mobilize deposit through different marketing strategy and definitely अगर आपने वो पैसा lend किया है in that case आपने assure करना है proper security कि timely repay हो, है ना, आपने liquidity भी तो insure करनी है, तो ये सारी चीजें हो पाएंगी with the help of KYC. No method for opening account in private and foreign banks. Different bank adopt a different method for opening account. In most of the private and foreign bank, opening of deposit account is done in a centralized liability processing center. Application detail and other document are scanned and forwarded to their centralized processing center for opening of account. Most of the public sector bank have already implemented core banking solution and are technologically at par with the private counterpart. CBS आपने टर्म सुनी है, कोर बैंकिंग सोल्यूशन, जिसने जो आप अगर मैं बात करूं कस्टमर ऑफ ब्रांच को कस्टमर ऑफ बैंक बना दिया है. आप कहीं पे भी हो, ठीक है, कहीं पे भी हो आप डील कर सकते हो. अगर आपने बैंकिंग फैसिलिटीज लेनी है आप ले सकते हो बिकॉज ऑफ दिस. तो पब्लिक सेक्टर बैंक जो है CBS को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. प्राइवेट सेक्टर या फॉरेन बैंक की अगर मैं बात करूं, दे आर ओपनिंग अकाउंट विद द हेल्प ऑफ सेंट्रलाइज्ड लायबिलिटी प्रोसेसिंग सेंटर. जो भी एप्लीकेशन है, स्कैन डॉक्यूमेंट है, ये सारे भेजे जाएंगे. In some public sector bank, deposit account are open at a branch level itself. A centralized model is adopted in some other bank and partially centralized model is adopted in other banks. कहाँ गए? In the partially centralized model, account opening and issue of a passbook happen at branch level and issue of checkbook and debit card are done through a centralized approach. मतलब कुछ यहाँ पे पार्शली था ना, कुछ चीजें जो हैं सेंट्रलाइज्ड अप्रोच के द्वारा होंगी, कुछ आप ब्रांच लेवल के ऊपर कर सकते हो. डेफिनेटली जिसमें की कंसर्न सिक्योरिटी कंसर्न रहेगा वो आप सेंट्रलाइज्ड लेवल के ऊपर करोगे, ठीक है, विद ड्यू केयर. इन अ सेंट्रलाइज्ड मॉडल बेस्ड ऑन द डिटेल फॉरवर्ड बाय द ब्रांच, एंड टू एंड ओपनिंग ऑफ अकाउंट आर डन सेंट्रली. द अबव प्रोसीजर अप्लाई टू ओपनिंग ऑफ करंट एंड सेविंग अकाउंट. ठीक है. गुड मॉर्निंग मैम. The bank opening the account should know the background. कहाँ पे थे हम? In case of opening of term deposit, almost all bank do it at branch level and issue term deposit receipt at the branch itself to the customer. Then KYC norms. The bank opening the account should know the background and credential of the customer. Definitely, ठीक है, जब भी account open करना है ये सारी चीजें आप consider करनी है. Initially, an introduction is needed for opening of account. Norms are prescribed for documents of proof of identity, proof of address to be submitted by the applicant, like copy of ration card, voter identity card, passport copy, है ना, ये सारी चीजें. Submission of KYC form is a statutory requirement. तो KYC form भी submit करवाना है. With the objective of knowing about the customer, his background, not only for the transaction purpose but also to have a check for money laundering activities. मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था KYC का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज को कर्ब करने के लिए आया सामने. एंड आई होप सो आप फैमिली रहोगे मनी लॉन्ड्रिंग, आप फैमिली रहोगे द टर्म मनी लॉन्ड्रिंग. ठीक है. KYC फॉर्म ऑल्सो सर्व अ डाटाबेस फॉर क्रॉस सेलिंग अदर प्रोडक्ट्स टू दी कस्टमर. ठीक है, आपके पास डेटा है कस्टमर का, डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस, नीड, ये सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग आप उनको प्रोडक्ट भी ऑफर कर पाओगे. क्रॉस सेलिंग का कॉन्सेप्ट भी रहेगा. देन नो योर कस्टमर फॉर्म्स. यहाँ पे देखा ना कि इट्स स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट कि KYC फॉर्म के साथ उन्होंने कंप्लाई करना है. तो KYC फॉर्म एज सेड अर्लियर आर रिक्वायर्ड टू बी ऑब्टेन फ्रॉम ऑल अकाउंट होल्डर व्हाइल ओपनिंग द अकाउंट इटसेल्फ. इट इज ऑब्टेन एज एन annexure to the account opening form. It throws light on the different dimension of the customer and help the bank to deal with them appropriately. Based on the information, the branch will record in the form endorsing the identity and genuineness, address verification, risk perception, and fix a risk level threshold limit for the customer. आपको सारा डेटा मिल गया कि भाई कस्टमर जिसने अकाउंट ओपन करवाया है कि ये उसका डेली बिजनेस है या ये नहीं है. यू विल गेट टू नो कि इतना रिस्क एसोसिएट है ये कस्टमर के साथ या नहीं है. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन आपको ये चीज़ों का पता चलेगा. ठीक है.
Then the detail will be updated on annual basis. It's depending upon the risk criteria कि आपका high risk है customer है, medium risk है, low risk है. It's depending upon that. ठीक है, regular basis के ऊपर जो KYC updation रहते हैं. A look at the above detail will indicate that the branch would be able to map the entire biographical, professional, social and credit profile of the customer. सब सारा कुछ पता चल जाता है बैंक को. ठीक है. Then next is credit product. पहले हमने डिस्कस किए थे ना कौन से प्रोडक्ट, डिपॉजिट प्रोडक्ट कंसीडर किए थे. 3 कैटेगरी हमने डिस्कस करनी है, डिपॉजिट प्रोडक्ट, क्रेडिट प्रोडक्ट एंड अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. पहला हमने डिस्कस कर लिया, अभी सेकंड प्रोडक्ट की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, दैट इज क्रेडिट प्रोडक्ट. ठीक है. So credit products offered by bank again can be classified into 2 broad categories, traditional credit schemes and market oriented new credit schemes. Traditional credit products are cash credit account for business purpose to fix credit limit and allow them to operate freely within the limit subject to certain stipulations. Stipulations माने conditions. ठीक है कि आपने यहाँ पे credit limit assign कर दी, आप accordingly वो use कर सकते हो वो amount को. Overdraft scheme is to allow credit for a short period to be adjusted in a very short period of time. Overdraft facility provide की जाती है ना, credit ही है provide कर रहे हैं बैंक. Likewise, demand loan, term loan, bill finance are credit schemes to meet specific credit requirement of the borrower in their business for purchase of machinery, इक्विपमेंट एंड अदर रिक्वायरमेंट एंड अगेंस्ट देयर रिसीवेबल्स. आपको पता ना कि आप अपना बिल भी डिस्काउंट करवाते हो बैंक के पास, तो एक तरीके की क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं अगेंस्ट योर बिल. ठीक है. इन द रिटेल साइड क्रेडिट स्कीम आर ऑफर बाय द बैंक फॉर स्पेसिफिक सेगमेंट based on the need of these segment like home loan, personal loan, auto loan, credit card receivables are etc. Some of the generic retail credit schemes that are offered to the customers. ठीक है. Then addition to loan tailored to meet the individual requirement like loan for professional, doctor, lawyer are also offered. ठीक है. मतलब सारे segment को consider किया जाता है यहाँ पे. The basic premises for developing niche credit scheme are 2 dimension. पहला dimension क्या consider करते हैं is looking at the customer segment. If the customer segment is in need of a product and size of the segment is quite large, then customer need satisfaction will be the first objective of the bank. Definitely ये केस में आपको ज़्यादा profit होएगा तो आपको consider करना ही चाहिए. The second dimension is the business orientation of the bank. If the customer size is justifiable for the product to be developed and marketed and the developed product will generate sufficient volume and ultimately reward the bank, then the bank will definitely develop and market the product with the proper pricing and feature. Demand है अगर product की definitely वो product तो offer करोगे ही करोगे. Then other services, तो थर्ड कैटेगरी अभी डिस्कस कर रहे हैं. डिपॉजिट डिस्कस कर लिया, क्रेडिट डिस्कस कर लिया, other services. In other service category, all the services offered by a bank other than a deposit scheme and credit schemes can be grouped. Again, it can be further classified into remittance and other fee-based services that are provided by the bank to their customer according to their requirement. Remittance services की अगर मैं बात करूँ जैसे ड्राफ्ट, नेफ्ट, RTGS, ये सारी सर्विसेज भी तो प्रोवाइड करते हैं ना बैंक, तो ये अदर सर्विसेज के अंदर आ जाएगा. The cost of availing these services will depend on the quantum of transaction and customer's business relationship with the bank. In other fee-based services like customer की standing instructions के according अगर बैंक ने काम किया, definitely for that they will be charging a fee, तो they are part of a fee-based services. For example, collection of check on behalf of customer, safe deposit locker की facility अगर दे रहे हैं, standing instructions के according अगर काम कर रहे हैं, मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज इन द एरिया ऑफ कैपिटल मार्केट, मतलब ये कुछ एग्जांपल बता रखी हैं. ठीक है. विद द हेल्प ऑफ विच अगर ये सारे फंक्शंस बैंक परफॉर्म कर रहे हैं, डेफिनेटली फॉर परफॉर्मिंग दीज फंक्शंस दे आर चार्जिंग अ फी. ठीक है. Then another important product line for bank in other service is non fund based business. एक रहता है fund based business, एक रहता है non fund based business. हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, अदर सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड बाय बैंक. फंड बेस के साथ आप फैमिलियर हो रहे होंगे कि जहाँ पे
बैंक की पॉकेट में से पैसा जाएगा वो पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, दे आर नोन एज फंड बेस्ड सर्विसेज। नॉन फंड बेस्ड सर्विसेज की वो पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर बैंक की पॉकेट में से पैसा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे क्या है, क्रेडिट प्रोवाइड कर रही हैं, या मैं बात करूँ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर को, in the form of what, in the form of letter of credit and in the form of guarantee and in the form of letter of credit। इस तरीके से लेटर ऑफ क्रेडिट की अगर मैं बात करूं, लेटर ऑफ क्रेडिट इज बेसिकली व्हाट, जब भी इंटरनेशनल ट्रेड रहेगा बिटवीन द पार्टीज, तो वो केस में अश्योरेंस के लिए कि क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में अगर मैं पार्टीज की बात करूं, इंटरनेशनल ट्रेड में आपको क्या क्या पार्टीज देखने को मिलेंगी, इंपोर्टर देखने को मिलेगा एंड एक्सपोर्टर, यही पार्टीज होंगी ना इंटरनेशनल ट्रेड में। इंपोर्टर जिसने सामान इंपोर्ट करवाना है, एक्सपोर्टर जिसने भेजना है, तो इन दोनों ज्योग्राफिकल डिस्टेंस विल बी देयर। तो इंपोर्टर को ऐसा लगेगा कि भाई मैंने अगर पेमेंट कर दी, पता नहीं मेरे को एक्सपोर्टर सामान भेजे या ना भेजे, शिप होए टाइमली के ना होए। एक्सपोर्टर को ये डाउट रहेगा कि मैंने अगर शिप कर दिया मेरे को पेमेंट मिले या ना मिले। तो दोनों पार्टीज को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट के लिए एक कॉमन पर्सन की रिक्वायरमेंट है। वो कॉमन पर्सन इन केस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज नोन एज बैंक। ठीक है, वो कौन रहता है, बैंक। बैंक यहाँ पे क्या है, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करते हैं एक्सपोर्टर को कि भाई अगर इंपोर्टर ने पे नहीं किया, इन दैट केस मैं गारंटी लेता हूँ कि मैं आपको पे कर दूंगा। पूरा प्रोसेस रहता है, कॉम्प्लिकेटेड सा थोड़ा प्रोसेस है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा डेफिनेटली यू विल रिलेट विद दैट कॉन्सेप्ट एंड आई होप सो। मैंने आपको करवाया है लेटर ऑफ क्रेडिट का कॉन्सेप्ट, हमने डिस्कस किया है अच्छे से, मतलब मैंने तो करवाया है, लेकिन पता नहीं आपको करवाया कि पीपीपी वाले स्टूडेंट्स को करवाया है। ठीक है, तो वो केस में बैंक क्या है, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करते हैं। लेकिन क्या ये पॉइंट के ऊपर बैंक की पॉकेट में से पैसा गया, नहीं गया ना, तो लेकिन सर्विस तो प्रोवाइड की, तो इस तरीके की सर्विस क्या कहलाएगी, नॉन फंड बेस्ड सर्विस। इसी तरीके से अगर बैंक गारंटी इशू करते हैं पर्सन्स के बिहाफ के ऊपर कि अगर भाई ये बंदे ने पे नहीं किया, इन दैट केस मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको पेमेंट मिल जाएगी टाइमली, दैट इज नोन एज बैंक गारंटी। ठीक है, तो ये कंटीजेंट लाइबिलिटी भी आप ट्रीट कर सकते हो कि इट्स डिपेंडिंग अपॉन द फ्यूचर इवेंट कि आपकी लाइबिलिटी अराइज होएगी कि नहीं होएगी। क्लियर, तो दिस इज नोन एज नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज दैट आर प्रोवाइडेड बाय बैंक। तो ये डिस्क्रिप्शन लिखी है, चलो एक बार इसको भी रीड कर ही लेते हैं। इन लेटर ऑफ क्रेडिट एंड ऑल्सो इन लेटर ऑफ गारंटी, दो एट द टाइम ऑफ ऑफरिंग दीज सर्विसेज देयर इज नो फंड आउटले बट एनी फ्यूचर टाइम अ लाइबिलिटी में अराइज for the banker to part with the bank's fund. The liability is depending upon the happening or non-happening of certain event as specified in the letter of credit. कि अगर इम्पोर्टर ने पे नहीं किया तब आपकी लाइबिलिटी अराइज होगी ना, तो इस तरीके की जो लाइबिलिटी रहती है ना उसको बोलते हैं कंटीजेंट लाइबिलिटी। Letter of guarantee is a guarantee given by bank on behalf of their customer to a beneficiary, guaranteeing the beneficiary to pay if the customer is not paying or performing. Letter of credit is an undertaking from the banker to pay the beneficiary the prescribed amount subject to production of certain document as required in a contract between customer and beneficiary. ठीक है, जैसे मान लो दो पर्सन है ए एंड बी, ये एंटर हुए एक कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, ए ने मान लो गुड्स परचेज की हैं, बी ने सेल की हैं, परचेज की हैं तो ए ने पे करना है। ए ने बोला कि मैं आपको आफ्टर सम टाइम पे करूंगा, बी को यहाँ पे डाउट है कि ये पे करे या ना करे। बी ने ए को बोला आप मेरे को लेके दो गारंटी बैंक से कि इन केस अगर आपने डिफॉल्ट किया तो बैंक मेरे को पे कर देंगे, दैट इज नोन एज बैंक गारंटी। यहाँ पे ए क्या कहलाएगा, एप्लीकेंट ये केस में, बी क्या कहलाएगा, बेनिफिशियरी, एंड बैंक क्या कहलाएगा, श्योरिटी। तो ये नंबर ऑफ पार्टीज एग्जिस्ट होती हैं इन केस ऑफ बैंक गारंटी। कितनी नंबर ऑफ पार्टीज हुई या कितना नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुए, 3, एक बिटवीन ए एंड बी, A and bank, and third between bank and B. तो number of contract that are signed under bank guarantee that is 3. ठीक है, then next is other fee based services or you can say third party distribution. Another important segment in retail banking which had emerged on the past decade is the third party distribution model adopted by bank to augment fee based income. Third party distribution is an emerging business model of the bank to augment fee based income by selling product and services of other manufacturer in financial and in investment space. For example, इंश्योरेंस कंपनी लाइक लाइफ, नॉन लाइफ, म्यूचुअल फंड, ठीक है, ये सारी जो भी प्रोडक्ट ऑफर करते हैं ये सारे इसका पार्ट रहेंगे।
These activities are called para-banking activities and Reserve Bank of India has prescribed rule and regulation for carrying out these activity. para-banking activities क्या हुई? एक बैंक की अगर मैं मेन एक्टिविटी की बात करूँ ना, बैंक्स की मेन एक्टिविटी क्या रहती है कि उन्होंने डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है एंड क्या है, लैंडिंग करना है ना, लोन्स एंड एडवांस के रिलेशन में। इनकम की अगर मैं बात करूँ, लोन्स एंड एडवांस के रिलेशन में यहाँ पे डिपॉजिट्स पे आपको पता है कि बैंक ने इंटरेस्ट देना है एंड लोन्स एंड एडवांसेस के केस में बैंक को इंटरेस्ट मिलेगा। ये चीज क्लियर है ना? दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहता है बेसिकली वो क्या कहलाएगा? इनकम ऑफ बैंक, प्रॉफिट ऑफ बैंक बोल लो, इनकम ऑफ बैंक बोल लो, रेवेन्यू ऑफ बैंक बोल लो, स्प्रेड ऑफ बैंक बोल लो, कोई भी टर्म यूज कर लो, ठीक है? वो क्या कहलाएगा? रेवेन्यू ऑफ दी बैंक। लेकिन क्या सिर्फ यही सोर्स अवेलेबल है बैंक के पास इनकम के लिए, रेवेन्यू के लिए? नो, इतनी सारी और भी तो चीजें रहती हैं विद द हेल्प ऑफ विच बैंक रेवेन्यू अपना जो है वो जनरेट करते हैं। तो ये मेन एक्टिविटी को छोड़ के बाकी सारी जो एक्टिविटीज हैं विद द हेल्प ऑफ विच बैंक कैन जनरेट रेवेन्यू, दैट एक्टिविटीज आर नोन एज पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज, ठीक है? जैसे कितनी सारी सर्विसेज तो और प्रोवाइड करते हैं हायर परचेज के रिलेशन में, म्यूचुअल फंड के रिलेशन में, इंश्योरेंस के रिलेशन में, ठीक है? ये जो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं दे आर पार्ट ऑफ पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज, ठीक है? Then next is a new product development. Next is new product development. अभी जो हमने कल के सेशन में डिस्कस किया था इन रिलेशन टू प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में हमने डिस्कस किया था ना ऐसे करके कुछ, ये ऐसे करके कुछ आया था, है ना? ये स्टेजेस हमने डिस्कस की थी। ये लास्ट वाली जो स्टेज थी डिक्लाइन वाली, जब प्रोडक्ट क्या है एलिमिनेट करना है मार्केट में। अभी एलिमिनेट किया आपने प्रोडक्ट, डेफिनेटली न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस भी करोगे फिर, है ना? या फिर अगर मैं बात करूँ कोई न्यू आइडिया है, न्यू इनोवेशन है, डेफिनेटली आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है। सो दैट इज नोन एज न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, दैट इज नोन एज न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रॉपर प्रोसेस रहेगा, ठीक है? अचानक ही सीधा ही थोड़ी मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दोगे, ये प्रोडक्ट सीधा ही मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दोगे, सेल करोगे, ऐसा नहीं रहता, है ना? प्रॉपर प्रोसेस फॉलो किया जाता है इन केस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अभी वो डिस्कस करेंगे, तो इंपॉर्टेंट है ये जो टॉपिक है अभी डिस्कस करने वाले हैं। द सक्सेस ऑफ द मार्केटर विल बी करेक्टली आइडेंटिफाइंग द एग्जिस्टिंग फेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड बी बाय करेक्टली फोर्सिंग द फ्यूचर as to develop a new product to enable the new products to go through the introduction phase and jump to the growth phase when the old product starts its decline phase। एक प्रोडक्ट के केस में अगर आपने एनालाइज किया कि ये मेरा भी डिक्लाइन स्टेज में आ गया है, डेफिनेटली आप सेकंड प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करोगे सो दैट कि इंट्रोडक्शन स्टेज के बाद वो जल्दी से जल्दी ग्रोथ स्टेज की तरफ मूव ऑन करें एंड यू विल बी एबल टू इन प्रॉफिटेबल पोजीशन, ठीक है? दिस विल enable the organization to survive and achieve the business objective। Thus, a proactive marketer should particularly watch the product life cycle of the product and present stage of the product कि आज की डेट में उसकी क्या डिमांड है, ठीक है? क्या पोजीशनिंग है, डिपेंडिंग अपॉन दैट ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, मार्केट सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए आप डिसाइड करते हो कि आपने न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है, कब करना है, क्यों करना है, कौन सा सेगमेंट कवर करना है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं, ठीक है? The new product development is an important area for the marketer to survive and grow। तो क्या क्या स्टेजेस हैं, मुझे लगता है ये विजिबल नहीं होएगा, है ना? मैं बोल के बता देती हूँ, ठीक है? आपको ये पीडीएफ में क्लियर होएगा। तो क्या क्या स्टेजेस हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में? सबसे पहले आइडिया जनरेशन, सेकंड वन इज आइडिया स्क्रीनिंग, थर्ड वन इज कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, देन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट, देन बिजनेस एनालिसिस, उसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट होएगा, फिर मार्केट टेस्टिंग, देन उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कमर्शियलाइजेशन, मतलब रेवेन्यू वाली जो चीज़ रहेगी फिर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? तो ये आपका प्रोसेस है इन केस ऑफ न्यू डेवलपमेंट प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है? तो वन बाय वन करके अभी करते हैं इसको डिस्कस। तो यही सारे स्टेप जो ऊपर लिखे हैं वही सारे स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं। तो सबसे पहले अगर मैं स्टेप की बात करूं दैट इज रिलेटिंग विद जनरेटिंग न्यू प्रोडक्ट आइडिया। कोई आइडिया आएगा आपको कि भाई इस तरीके का जो प्रोडक्ट है मेरे को मार्केट में लेके आना है, ठीक है? इंट्रोड्यूस करना है ये प्रोडक्ट मार्केट में, दैट इज नोन एज जनरेटिंग न्यू आइडिया।
New product ideas are generated from market research based on the customer expectation from the existing and potential customer. It is also generated in-house from the employees of the bank. The suggestion will be invited both on refining the existing product as well as ideas for product. चाहे इंटरनल चाहे एक्सटर्नल कहीं से भी आइडिया आ सकता है ना, इनोवेटिव आइडिया आ सकते हैं विद इन और आउटसाइड, ठीक है. एंड डेफिनेटली जो भी आपने सजेशन वगैरह पूछते हो, ठीक है, जो भी आप सजेशन वगैरह पूछते हो, डेफिनेटली या तो आप जो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो उसको और कैसे बेटर वे में और कैसे किया जा सकता है उसके रिलेशन में हो सकता है, या डेफिनेटली फॉर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इसके लिए हो सकता है. ठीक है, अभी आपने आइडिया, ठीक है, आपने देख लिया कि मेरे को ये प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है, सीधा ही आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं स्टार्ट कर दोगे. डेफिनेटली प्रॉपर एनालिसिस, स्क्रीनिंग, प्रॉपर टेस्टिंग, ये सारी चीजें रहेंगी. सेकेंड स्टेज क्या रहेगी? आइडिया स्क्रीनिंग. With the grouping together of all the ideas generated from various sources, चाहे internal चाहे external, the idea are analyzed based on the following approach. Whether there is any felt need for the new product, is it improvement of the existing product is required, is it an improvement of the existing product, मतलब जो आप ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हो, क्या ये जो सेकेंड प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया ये बेटर वे में सर्विसेज प्रोवाइड करेगा. Can the existing manufacturing can handle the new product infrastructure, manufacturing नहीं infrastructure. डेफिनेटली प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको मशीनरी बेस है ना प्रॉपर चाहिए. तो क्या जो ऑलरेडी आपके पास है दैट इज अनफ फॉर द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट और नॉट. इज द न्यू प्रोडक्ट बीइंग इन आवर एग्जिस्टिंग लाइन और इन अ न्यू लाइन ऑफ बिजनेस. The idea which meet the above question pass through the screening test. मतलब प्रॉपर एनालिसिस यहाँ पे रहेगी कि ज़रूरत भी है न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने की कि नहीं है, तो क्या हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है वेदर दैट इज कैपेबल और नॉट. ठीक है, क्या ये न्यू प्रोडक्ट लाइन के अंदर फॉल करेगा या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन के अंदर फॉल करेगा, क्या ये इंप्रूवमेंट है जो भी हम ऑलरेडी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं उसके कंटेक्स्ट में. तो ये सारे क्वेश्चन कि आंसर पॉजिटिवली, ठीक है, जो आइडिया या जो इनोवेटिव आइडिया पास करेगा, ठीक है, वो स्क्रीनिंग टेस्ट कर लेगा पास, सेकंड स्टेज कर लेगा पास. उसके बाद नेक्स्ट स्टेज रहता है आपका कॉन्सेप्ट टेस्टिंग. ठीक है, नेक्स्ट स्टेज इज कॉन्सेप्ट टेस्टिंग. द नेक्स्ट स्टेज इज कॉन्सेप्ट टेस्टिंग. द कॉन्सेप्ट ऑफ द न्यू प्रोडक्ट आर टेस्टेड. द आइडिया हियर इज टेस्टिंग द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट इटसेल्फ बाय टेकिंग द फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर about their understanding about the concept of the product and whether the concepts are attractive enough for them to avail when it is a concept. मतलब कि जो भी आप कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हो, जो भी आप न्यू प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, डेफिनेटली कि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन, क्या वो चीज़ें फ्रूटफुल रहेंगी आपके लिए फ्यूचर में कि नहीं रहेंगी. डेफिनेटली इसका आइडिया आपको कैसे मिलेगा, तो मैच ना करता हो कस्टमर की, ठीक है, मार्केट सिनेरियो के अकॉर्डिंग ना हो, तो इसी के लिए पहले टेस्टिंग क्या है रिक्वायर्ड है इन रिलेशन टू दैट. तो थर्ड स्टेप आपका क्या है? कॉन्सेप्ट टेस्टिंग इन केस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. एक एस्पेक्ट ऐसा ना हो कि खर्चा ही बहुत हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ही बहुत खर्चा हो अर्ली स्टेज के ऊपर एंड यू आर नॉट एबल टू हैंडल दैट वन. दिस विल बी बेस्ड ऑन ए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कि अगर मैं ये न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करूँ मेरे को कॉस्ट कितनी बढ़ रही है एंड मेरे को बेनिफिट कितना होएगा. डेफिनेटली इफ सिचुएशन इज इन योर फेवर तभी आप इंट्रोड्यूस करोगे, अदरवाइज थोड़ी करोगे. द प्रोडक्ट फ्रॉम द बैंकर्स व्यू पॉइंट एंड कस्टमर्स व्यू पॉइंट, ठीक है, ये दोनों के व्यू पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाएगा. ऐसा नहीं कि आपने अपना ही देखना है, कस्टमर भी तो अपना देखेगा ना कि मैं इतनी अगर कॉस्ट पे कर रहा हूँ ये चीज़ की, क्या मेरे को इसके इक्विवेलेंट बेनिफिट भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा. ठीक है, it will also analyze the expectation increase in business profits and also affect the expansion and retention of the customer base. It will also analyze the expected effect of on the market share and also the expected penetration of market of the competitor. ठीक है, तो next stage जो है आपका new product development में that is basically business analysis and market analysis. The next is actual product development, test marketing and commercialization. जो लास्ट वाली जो स्टेजेस थी ना हमने डिस्कस की, it is related to that. So after passing through the above stages, then the concept analysis are internalized and product development take place from the data generated.
The new product development is first test marketed in a selected market segment and based on the feedback received from the market. The product is launched on a full scale to the desired segment. आपने launch किया product को. The success of new product development depend on effectively the various ideas from different sources had to be given importance and how effectively the marketer can convert these idea into successful product that minimize the business. ठीक है. देन नेक्स्ट, अच्छा एक बारी रिकॉल कर लो जो हमने स्टेप्स डिस्कस किए हैं. जनरेटिंग न्यू प्रोडक्ट आइडिया, देन आइडिया स्क्रीनिंग, देन कॉन्सेप्ट टेस्टिंग, बिजनेस एनालिसिस एंड मार्केट एनालिसिस, एक्चुअल प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेस्ट मार्केटिंग एंड कमर्शियलाइजेशन लास्ट स्टेप रहेगा आपका. ये इन सीक्वेंस ही आपने ध्यान में रखने हैं. ठीक है. आपसे ऑड वन आउट के रिलेशन में पूछ लिया जाएगा कौन सा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है, तो आप कौन से हैं उनको ध्यान में रख लो. ऑड वन आउट अपने आप ही फाइंड आउट कर लोगे. ठीक है. देन नेक्स्ट इज कंस्ट्रेंट इन ए न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. कंस्ट्रेंट कल के सेशन में डिस्कस करेंगे. अभी हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस. ठीक है. बाकी टॉपिक कल के सेशन में करेंगे. कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. अभी तक हमने जितना टॉपिक कवर किया इन रिलेशन टू दैट. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू थियोडर लेविट प्रोडक्ट आर ऑलमोस्ट ऑलवेज कॉम्बिनेशन ऑफ डैश एंड डैश. तो जल्दी से अटेम्प्ट कीजिएगा फर्स्ट क्वेश्चन को एंड डू लेट मी नो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन फर्स्ट. कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. अभी तक हमने जितना कॉन्सेप्ट डिस्कस किया इन रिलेशन टू दैट. ठीक है. तो सुमन सर ने यहाँ पे आंसर किया दैट इट्स टेंजिबल एंड नॉन टेंजिबल. एवरीवन, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू विल बी द करेक्ट आंसर? According to Theodore Levitt, product are almost a combination of a dash and dash. Very good. It's tangible and intangible. Very good. Tangible मतलब कि जो आपका प्रोडक्ट ऑफर किया जाता है जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है. इनटेंजिबल में आप सर्विसेज कंसीडर करोगे. ठीक है. तो टेंजिबल एंड इनटेंजिबल इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन फर्स्ट. Then next is the final stage of a product life cycle called as what? तो हमने 4 स्टेजेस डिस्कस की थी ना. फाइनल स्टेज क्या कहलाती है? डू लेट मी नो. हमने 4 स्टेजेस डिस्कस की हैं. इन केस ऑफ अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल डू लेट मी नो कि फाइनल स्टेज क्या कहलाएगी. ओके, वेरी गुड. इट्स डिक्लाइन. तो फाइनल स्टेज यहाँ मैं बात करूँ, फोर्थ स्टेज क्या कहलाएगी? दैट इज डिक्लाइन. करेक्ट आंसर क्या रहेगा? दिस इज नोन एज डिक्लाइन स्टेज. ठीक है. पहली स्टेज इंट्रो, सेकंड ग्रोथ, देन मेच्योरिटी, पीक लेवल अचीव करोगे, उसके बाद डिक्लाइन. In the case of computer product, the product life cycle will be very long because of a fast changing technology. The statement is true or false. Whether the statement is true or false. In case of computer product life cycle is very long because of the fast changing technology. क्या ये statement सही है या गलत? So it's true, false. Okay, everyone. Whether the statement is true or false. कुछ लोग सही बोल रहे हैं, कुछ लोग गलत बोल रहे हैं. अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लो, आप कोई डाउट नहीं रहेगा, मतलब डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है. और फॉल्स एवरीवन क्विकली. अच्छा, स्टेटमेंट एनालाइज कर रहे हो. अगर द स्टेटमेंट इज फॉल्स, व्हाई द स्टेटमेंट इज फॉल्स? मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? वेरी लॉन्ग. जब मैंने कॉन्सेप्ट करवाया ना आपको, तो वहां पे मैंने लिखा हुआ था शॉर्ट. वहां पे क्या था? शॉर्ट. ठीक है. ये चीजें सिर्फ तभी की जाती हैं कि आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा करें जब भी आंसर अटेम्प्ट करें, और कोई रीजन नहीं होता. ठीक है. तो देखो, कंप्यूटर प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं, आज कोई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ, आपको पता है ना टेक्नोलॉजी के केस में
कितने जल्दी ऑब्सोलीट होते हैं प्रोडक्ट। न्यू टेक्नोलॉजी कल आ गई न्यू फीचर्स के साथ, पुराना प्रोडक्ट आउटडेट हो गया, प्राइसेस कम हो गए, डिमांड कम होगी, ये सारी चीजें देखने को मिलती है ना। तो कंप्यूटर प्रोडक्ट के केस में जो लाइफ साइकिल है ना प्रोडक्ट का वो बहुत कम रहता है बिकॉज ऑफ चेंजिंग टेक्नोलॉजी, बहुत कम रहता है बिकॉज ऑफ चेंजिंग टेक्नोलॉजी। दैट्स वाई द स्टेटमेंट इज अ फॉल्स। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे फॉल्स बोला है ना, सबसे पहले सुमन सर ने, आई गेस सुमन सर, इनका मैम ने करेक्ट आंसर दिया दैट द स्टेटमेंट इज अ फॉल्स। ओके, तो फॉल्स है स्टेटमेंट। Then next is saving bank, current account, term deposit, recurring deposit are example of augmented product। तो हमने core product डिस्कस किए, हमने augmented product डिस्कस किए। तो क्या ये जो एग्जाम्पल्स गिवन है आपको, क्या ये augmented product की कैटेगरी के अंदर हैं? अगर हैं तो अकॉर्डिंगली आंसर कीजिए, अदरवाइज डू लेट मी नो द करेक्ट आंसर। Okay, so what is the correct answer for question 4? It's a false. Okay, everyone is saying that the statement is false, है ना, मतलब ये चीज क्लियर है आपको। Then do let me know कि फिर ये कौन से प्रोडक्ट हैं। अगर आप बोल रहे हो कि ये ऑगमेंटेड प्रोडक्ट नहीं है, do let me know फिर कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो द स्टेटमेंट इज फॉल्स, आप सही हो, ये ऑगमेंटेड तो नहीं है कौन से ये आपने बताने अभी फिर। यार कोर प्रोडक्ट्स, अनिल सर ने आंसर किया है, सुमन सर ने, ठीक है। तो ये ऑगमेंटेड नहीं है, कोर प्रोडक्ट है। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, यही तो फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए स्टार्ट किया गया बैंकिंग बिजनेस, ठीक है। दे आर बेसिकली कोर प्रोडक्ट्स। ओके, देन नेक्स्ट इज with the grouping together of all the ideas generated from various sources, internal and external, the ideas are analyzed, it is part of dash in the new product development। अभी हमने लास्ट ही डिस्कस किया ना न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में केस में कुछ स्टेप्स किए ना डिस्कस। तो ये वाली जो चीज करोगे आप, ये कौन से स्टेप का पार्ट है, द क्वेश्चन इज अबाउट दैट। स्टेप्स डिस्कस किए हैं हमने, 5-6 स्टेप्स डिस्कस किए हैं। तो जहां पे आप सारे आइडियाज को ग्रुप करोगे, जितने भी सोर्सेज से आपने कलेक्ट किए, चाहे इंटरनल सोर्सेज से चाहे एक्सटर्नल सोर्सेज से, फिर वो आइडियाज को करोगे एनालाइज, ठीक है, कि क्या जरूरत है भी नया प्रोडक्ट लाने की कि नहीं, ठीक है। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपके पास ऑलरेडी है, वेदर दैट इज अनफ टू मीट ऑफ द न्यू प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट और नॉट। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलेगा। That stage is known as what? The question is about that. So it's idea screening. Supriya ma'am, Suman sir, Swati ma'am, Dinesh sir, Anil sir, Ravi Kumar sir. That it's idea it's idea screening. ठीक है, idea screening stage है ये, ठीक है। ठीक है, तो सेकंड स्टेज जो है आपकी, that is relating with idea screening. That is the correct answer for question 5. ठीक है, it's about idea screening. देन नेक्स्ट इज नेक्स्ट अभी हम कल आपका ऑफ रहेगा, कल आपकी कोई क्लास नहीं है, ठीक है। टेक इन टू कंसिडर दैट थिंग। कल आपका ऑफ रहेगा। परसों के सेशन में हम जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है इसका जो पोर्शन रहता है आपका वो डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है।